हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मार्च की रात बिहार दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री रात में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं अगले दिन 30 मार्च को बापू सभागार में आयोजित सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वह गोपालगंज के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह बीजेपी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए बिहार कैबिनेट में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह अपने बिहार दौरे के दौरान राज्य को सहकारिता महाविद्यालय का तोहफा देंगे। इसके साथ ही वह राज्य में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सह विधि मंत्री मंगल पांडेय शुक्रवार को सीवान पहुंचे। यहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे को लेकर 29 मार्च को पटना आ रहे हैं, जहां पर वह एक बैठक करेंगे। इसके बाद 30 मार्च को सारण कमिश्नरी के गोपालगंज जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर सारण के सभी लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। इसके साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग पद और सीट को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी उनकी सहमति नहीं बन रही है। इंडिया गठबंधन लड़ता झगड़ता और टूटता दिख रहा है। वहीं NDA गठबंधन राज्य के विकास के लिए एकजुट होकर काम कर रहा है। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी YPIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री जी खुद क्या बोलते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। उनका यह बयान जनता को भटकाने और असली मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास है। देवज्योति ने आरोप लगाया कि बीजेपी का एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दे को तूल देना और इससे जनता को भ्रमित करना। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, तब जनता के असली मुद्दों को अनसुना कर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब चुनाव नजदीक होता है तो इस तरह के बयान देकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। YP प्रवक्ता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उनकी पुरानी आदत है कि असली समस्याओं से मुंह मोड़कर धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को लेकर गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन इन पर बीजेपी के नेता कभी बात नहीं करते। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार पहले ही मुसलमानों की संपत्तियों पर नजर गड़ाए हुए है और अब हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ावा देकर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और बीजेपी की इस तरह की राजनीति यहां नहीं चलने वाली है। देवज्योति ने कहा कि बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है और इन राजनीतिक हथकंडों को भली भांति समझ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जितनी भी साजिश कर लें, लेकिन बिहार में सद्भाव और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिशें नाकाम होंगी। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे इस तरह की राजनीति से सावधान रहें और असली मुद्दों पर ध्यान दें। देवज्योति ने कहा कि बिहार को धर्म और जाति की राजनीति से बाहर निकालकर विकास और रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में निवेश और युवाओं के रोजगार पर चर्चा क्यों नहीं होती। उन्होंने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी कि वे जनता को गुमराह करने के बजाय राज्य के विकास के लिए काम करें। हाल ही में बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है। अगर आप भी 12वीं के बाद BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करना चाहते हैं और बिहार के टॉप कॉलेजों, बिहार टॉप BBA कॉलेज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए बिहार के 5 बेहतरीन कॉलेजों की लिस्ट लेकर आए हैं, जहां से आप BBA कोर्स कर सकते हैं और अपने करियर को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। अगर आप 12वीं के बाद BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। किसी भी विषय में करियर बनाने से पहले
उसकी सही समझ होना आवश्यक है। तभी आप उसमें एक सफल करियर बना सकते हैं। बीबीए का यह कोर्स उन छात्रों के लिए बेहतर विकल्प है जो बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे बीआईटी पटना के नाम से भी जाना जाता है, इस कॉलेज का नाम बीबीए के टॉप कॉलेजों में शुमार है। बीआईटी पटना में बीबीए प्रोग्राम को इस तरह तैयार किया गया है कि यह छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ स्किल प्रदान करता है, जिससे वे अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। पटना वुमेन्स कॉलेज महिलाओं के लिए एक प्रमुख संस्थान है। यदि आप इस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये कॉलेज आपको 3 साल का बीबीए कार्यक्रम प्रदान करता है। इस कोर्स में बिजनेस लॉ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही यहाँ एक योग्य और अनुभवी फैकल्टी टीम है जो छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान करती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यदि आप इस विश्वविद्यालय से बीबीए की डिग्री लेना चाहते हैं तो यहाँ 3 साल का बीबीए कोर्स कराया जाता है, जिसे पूरा करने के बाद आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय में एमएससीए, एमबीए, बायोटेक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीसीए, बीएड, लॉ और अन्य विषयों की डिग्री भी हासिल की जा सकती है। बिहार में चल रहे भूमि विशेष सर्वेक्षण में प्रपत्र 2 में स्वघोषणा पत्र जमा करने की तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। सरकारी आदेश के अनुसार अब स्वघोषणा पत्र जमा करने में 3 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो जॉर्ज चंपारण जिले में अब तक मात्र 79,110 रैयतों ने ही अपना स्वघोषणा पत्र विभिन्न शिविरों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मिलाकर जमा कराया है। बंदोबस्त पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले में 2 चरणों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। प्रथम चरण में जिले के 4 अंचलों नौतन, मजौलिया, लौरिया एवं चनपटिया में भूमि सर्वेक्षण का कार्य चलाया गया, जबकि दूसरे चरण में 13 अंचलों में चलाया जा रहा है। बेतिया अंचल क्षेत्र पूरी तरह से नगर निगम के दायरे में है। इस अंचल में भूमि सर्वेक्षण का कार्य अभी नहीं चल रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भूमि सर्वेक्षण के द्वितीय चरण के तहत अब तक 99,110 रैयतों ने अपनी जमीन संबंधित जानकारी स्वघोषणा प्रपत्र में जमा कर चुके हैं। प्रशासन ने इस प्रक्रिया को लिए 31 मार्च तक डेडलाइन तय की है। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर अगर रैयत अपनी जमीन से संबंधित जानकारी प्रपत्र 2 में जमा नहीं करते हैं तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। भूमि संबंधी जानकारी देने के लिए रैयतों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों की सुविधा प्रदान की गई है। बता दें कि जिले में भूमि सर्वेक्षण के तहत 18 में से 17 अंचलों के 1507 गांवों में भूमि सर्वेक्षण होना है। प्रथम चरण के तहत 4 अंचल चनपटिया, मजौलिया, नौतन व लौरिया 281 गांवों मौजाव का सर्वे हो चुका है, जबकि द्वितीय चरण के तहत 13 अंचल नरकटियागंज, सिकटा, मैनाटांड, गौनाहा, बैरिया, योगापट्टी, बघा 1, बघा 2, रामनगर, मधुबनी, पिपरासी, ठकराहा व भितहा में भूमि सर्वेक्षण का चल रहा है। इन अंचलों के 1170 गांव मौजा में सर्वे का काम चल रहा है। बिहार में बढ़ते औद्योगिकरण और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं उद्यमिता की ओर अग्रसर हो रही हैं। इस बदलाव के साथ राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया, मुझे प्रसन्नता है कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा 10 औद्योगिक क्षेत्रों में 200 सीट की क्षमता वाले हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। यह हॉस्टल कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करेंगे, जिससे वे बिना किसी चिंता के अपने व्यवसाय और नौकरी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। औद्योगिक क्षेत्र फतुहा, पटना औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरपुर, बिहटा, पटना टेक्सटाइल क्लस्टर, मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र नावानगर, बक्सर औद्योगिक क्षेत्र विकास केंद्र, औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र कुमारबाग, पश्चिम चंपारण औद्योगिक क्षेत्र सकरी, मधुबनी औद्योगिक क्षेत्र विकास केंद्र, बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र विकास केंद्र, मरंगा, पूर्णिया 5 मंजिला J+4। इन हॉस्टलों के निर्माण पर प्रति हॉस्टल 22,30,000 करोड़ की लागत आएगी, जिससे कुल परियोजना की लागत 223 करोड़ होगी। इस परियोजना को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार आयडा पटना द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
हॉस्टलों में आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा और आरामदायक वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल राज्य में महिला उद्यमियों और कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। सरकार के इस कदम से औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और बिहार को आर्थिक प्रगति के नए आयाम मिलेंगे। मुजफ्फरपुर में आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अवसर देने के लिए सरकार ने यह पहल की है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए पहली कक्षा में प्रवेश के इच्छुक बच्चों को 10 अप्रैल तक ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 25 मार्च से 10 अप्रैल तक पंजीकरण, 26 मार्च से 12 अप्रैल तक दस्तावेजों का सत्यापन और 15 अप्रैल को ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जाएगा। इसके बाद 16 से 25 अप्रैल के बीच चयनित बच्चों का नामांकन संबंधित स्कूलों में किया जाएगा। अभिभावकों को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण कराना होगा। फॉर्म भरने के दौरान माता पिता का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाएगा, जबकि बच्चे के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक रहेगा। पंजीकरण के बाद छात्रों को यूजर आईडी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे वे आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकें। सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ सुजीत कुमार दास के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के वे बच्चे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अन्य जातियों के वे बच्चे भी पात्र होंगे जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता पिता अभिभावक का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, रंगीन फोटो। इस योजना के तहत वे बच्चे पात्र होंगे जिनकी उम्र 1 अप्रैल 2025 तक 6 साल से अधिक होगी और जिनका जन्म 2 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2025 तक होगा। 2019 के बीच हुआ है। सरकार की इस पहल से हजारों गरीब और वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। अभिभावकों को समय पर पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सकें। 70वीं बीपीएसएससी पीटी परीक्षा मामले में आज शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले से अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आयोग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दोबारा 70वीं पीटी परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सभी रिट याचिकाएं खारिज करते हुए आयोग को बाकी प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी। जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने पप्पू कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। जनहित याचिका समेत सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा झटका है जो परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर रहे थे। 19 मार्च को पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की गई थी। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी 6 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें, 70वीं बीपीएसएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस परीक्षा पर अभ्यर्थी लगातार धांधली का आरोप लगा रहे हैं। परीक्षा व्यवस्था पर कई सवाल भी उठाए गए हैं। 13 दिसंबर 2024 को बिहार के अलग अलग जिलों में 70वीं बीपीएसएससी की पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर असामाजिक तत्वों ने उपद्रव कर परीक्षा को बाधित किया था। इसको ध्यान में रखते हुए बीपीएसएससी ने सिर्फ इसी केंद्र पर आयोजित परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया था। वहीं अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में बड़ा आंदोलन हुआ था। पुलिस ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कुछ को चोटें आईं। कुछ कोचिंग शिक्षकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। 70वीं बीपीएसएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर कई नेताओं ने भी धरना प्रदर्शन में साथ दिया था। पटना हाई कोर्ट के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को निराशा हुई है जो परीक्षा रद्द होने की उम्मीद कर रहे थे। याचिका दाखिल करने वालों के पास सुप्रीम जाने का ऑप्शन खुला है। बीपीएसएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा पर आए पटना हाई कोर्ट के फैसले पर मशहूर कोचिंग शिक्षक गुरु रहमान नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में पूछा कि क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहटा पटना के पास से औरंगाबाद तक नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए डीपीआर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मंजूरी दी गई है? यदि हां, तो डिटेल क्या है? इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और यह कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगी? उपेंद्र कुशवाहा के सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बिहटा औरंगाबाद 120 किलोमीटर नई लाइन परियोजना के अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण को स्वीकृत कर दिया गया है। इस दौरान औरंगाबाद को रेल संपर्कता प्रदान करने के लिए अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद नई लाइन खंड 13 किलोमीटर जो बिहटा औरंगाबाद नई लाइन का भाग है, उसको हाल ही में 440 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के दौरान इस परियोजना के लिए 42.7 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृतियां, लागत भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना लागत हिस्सा जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजनाओं स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण विशिष्ट परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अगलगी की बड़ी वारदात हुई है। शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने लगभग 10 घरों को जलाकर राख कर दिया है। इससे लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैल गई। शुक्र रहा कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना क्षेत्र के जसौली गांव के वार्ड संख्या 12 का है, जहां आज अहले सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक भीषण आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। इसके बाद सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग के एक बड़ी और 3 छोटी गाड़ियों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के अनुसार आग बुझने तक 10 घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अग्निशमन विभाग की एक बड़ी और 3 छोटी गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग का कहना है कि आज सुबह जसौली गांव के वार्ड संख्या 12 में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक भीषण आग लग गई। आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे 10 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। अग्निशमन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना के कारण पीड़ित परिवारों का रो रोकर बुरा हाल है। मां बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर 6 वर्षीय बेटे की हत्या करने वाली बड़ी मां को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने उर्मिला देवी को बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 133-335 के तहत उम्र कैद एवं 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर उसे 6 माह की कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस कांड में हत्या की 9 माह पुरानी घटना में 9 दिनों में स्पीडी ट्रायल चलाकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर इतिहास रच दिया। गोपालगंज जिले में नए कानून में यह पहला फैसला आया है। कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद जहां हत्यारोपित महिला उर्मिला देवी पश्चाताप की आग में जलने लगी, उसे इस बात का मलाल था कि थोड़ी जमीन के लोभ में अपने गोतनी के घर का चिराग ही बुझा दिया। इकलौते बेटे अजय की हत्या की। कोर्ट में वह रो पड़ी, चेहरा मुरझा गया। कोर्ट में लोग हर ओर कहते मिले, जैसी करनी वैसी भरनी। जबकि कोर्ट में मौजूद अजय की मां सुमित्रा देवी, बहन पूनम व बीना के चेहरे पर सुकून था कि इंसाफ मिला। अपर लोक अभियोजक जयमराम शाह ने कोर्ट में साक्ष्य के साथ कहा कि मासूम बच्चा अजय अभियुक्त को बड़ी मां कहकर बुलाता था। संपत्ति के लालच में उर्मिला देवी ने अपने सगे देवर के इकलौते पुत्र की अपने हाथों से गला घोंटकर हत्या कर दी। भारतीय सनातन परंपरा में यह कहावत है कि कुपुत्रो जायत क्वचित पिकुमाता न भवति, अर्थात पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में माता कुमाता नहीं हो सकती। अधिकांश परिवार में बच्चे अपनी बड़ी मां के ज्यादा करीब होते हैं।
इस अभियुक्त ने इस रिश्ते की मर्यादा को कलंकित किया है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। इसे कठोर से कठोर सजा देने की अपील की गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रमेश चौरसिया व उदय श्रीवास्तव की दलीलों और साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने ट्रायल को पूरा किया। एपीपी ने कोर्ट में 7 वर्ष की बच्ची बीना कुमारी, जो कांड की चश्मदीद थी, उसके बयान को कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना है। बचाव पक्ष ने कहा कि हत्या करते किसी ने नहीं देखा, केवल शक के आधार पर अभियोजन ने उर्मिला देवी को फंसा दिया। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। घटना के समय उर्मिला देवी खेत में कार्य कर रही थी। कुत्ते द्वारा दुपट्टा सूंघकर घर तक पहुंच जाना साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता। बच्चे की हत्या के मामले में प्रत्यक्षदर्शी मृतक की बहन बीना कुमारी, उसकी बड़ी बहन पूनम कुमारी, मां सुमित्रा देवी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉ रमाकांत सिंह, कांड के आईओ राजाराम की गवाही को कोर्ट ने महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए सजा सुनाई। अपराध की तिथि 13 अगस्त 2024, कांड दर्ज होने की तिथि 14 अगस्त 2024, आरोप पत्र की तिथि 24 अक्टूबर 2024, चार्ज फ्रेमिंग की तिथि 12 मार्च 2025, साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि 18 मार्च 2025, दोषी करार दिया। 27 मार्च 2025 फैसला आया। 28 मार्च 2025